हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल EMC IQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम सोल्व करेंगे केमिस्ट्री के मॉडल पेपर को, 12th क्लास केमिस्ट्री के मॉडल पेपर को। तो केमिस्ट्री मॉडल पेपर 2021 वाला आप सभी को पता है इस बार क्या हुआ है। इस बार आपके सिलेबस का 40% सिलेबस कम हुआ है और 60% सिलेबस रहा है। तो उसके अनुसार ही आपके मॉडल पेपर आया है। केमिस्ट्री का हर एक सब्जेक्ट का है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, सबका मॉडल पेपर आया है। और ये अभी बुक मार्केट के अंदर बुकें आ गई है, आप उनको ले सकते हो, परचेज कर सकते हो, उनको सोल्व कर सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं केमिस्ट्री को मॉडल पेपर का आपको सोल्व करके बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है ना। तो आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर सोल्व करते हैं सेक्शन ए को, क्योंकि इसके अंदर 5 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई, है ना। तो जो सेक्शन ए है वो कितने नंबर का है? जो आपकी सेक्शन ए है वो 20 नंबर का। कितने नंबर का? 20 नंबर का। 20 नंबर का सेक्शन है। 20 नंबर का सेक्शन है, इसका मतलब यह जो एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। सेक्शन ए के अंदर जो एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है। मतलब टोटल कितने क्वेश्चन हो गए इसके अंदर? 20 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के है ना। इनके सेक्शन ए के अंदर फिर क्या है कि इसके अंदर ऑप्शन वाले भी हैं, 10 ऐसे ऑप्शन वाले आएंगे, फिर आपके एक लाइन वाले आएंगे और फिर रिक्त स्थान वाले आएंगे, है ना। अभी इन सबको सोल्व करते हैं। तो जो पहला है आपका पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चन है ऑप्शन वाले। ओके, तो जो आपके पहले क्वेश्चन का पहला है वो है ताप बढ़ाने पर किसी द्रव का वाष्प दाब, फिर ऑप्शन है देखो, घटता है, सदैव बढ़ता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर आंशिक निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर किसी द्रव का वाष्प दाब घटता है, सदैव बढ़ता है, ताप पर निर्भर नहीं करता, या ताप पर आंशिक निर्भर करता है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये वाष्प दाब क्या होता है। वाष्प दाब का सिंपल सा मतलब होता है कि वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये आपका कोई ये है जिसके अंदर द्रव भरा हुआ है, ये द्रव भरा हुआ है। तो जब इसके अंदर से क्या होती है, जब द्रव के अणु वाष्प में बदलते हैं ना, तो ऐसे ऊपर गति करते हुए ऐसे जाते हैं। तो ये जो द्रव की सतह ना, ये इस पर क्या लगाते हैं? दबाव लगाते हैं। इसी दबाव को क्या बोलते हैं? इस यहाँ पर जो दबाव लगाते हैं, दाब लगाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? वाष्प दाब बोलते हैं। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि ताप बढ़ाने पर, फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मल पड़ा है और नॉर्मल पड़ा है तो भी जो द्रव है वो वाष्प के अंदर बदलता है। आपको पता है कि जैसे पानी है, पानी को आप धूप के अंदर रखो तो वो वाष्प बनकर उड़ने लगता है, लेकिन काफी टाइम लगता है। वही अगर आप इसको गर्म कर दो, मतलब इसको ताप और दो, इसको ताप दो मतलब इसको गर्म करो, तो ये जल्दी से जल्दी क्या होने लगता है? वाष्पित होने लगता है। और जितना ज्यादा इसमें वाष्प बनेगी, जितनी ज्यादा इसके अंदर वाष्प बनेगी, वो द्रव की सतह पर उतनी ज्यादा क्या लगेगी? दबाव लगेगी। मतलब जितना ज्यादा आप ताप लगाओगे, वाष्प दाब भी उतना ही ज्यादा होगा। वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर उतना ही ज्यादा दाब लगाया जाएगा। तो इसका आंसर है ताप बढ़ाने पर द्रव का वाष्प दाब क्या होगा? सदैव बढ़ता है, सदैव बढ़ता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर किसी द्रव का वाष्प दाब सदैव बढ़ता है। ये इसका बी ऑप्शन एकदम सही हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं, जंग निम्न का मिश्रण होता है। जंग है, आपको पता है लोहे की जो वस्तु होती है उन पर जंग लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो पानी के टच में आता है और वायु के संपर्क में आता है, तो जंग लग जाता है। अगर आपसे पूछे जंग का सूत्र है, तो जंग का जो सूत्र होता है वो होता है Fe2O3.H2O। ये जंग का सूत्र होता है। Fe2O3.H2O ये क्या होता है? जंग का सूत्र होता है। इनमें से बताना है कि जंग जो होता है किसका मिश्रण होता है। तो यहाँ पर देखो Fe2O3.H2O, देख लो यहाँ पर ऐसा कुछ है क्या? देखो यहाँ पर FeO और FeOOH का होल थ्राइस है, FeOH का होल ट्वाइस, Fe2O3 FeO का होल थ्राइस। तो आप देखो यहाँ पर क्या है? Fe2O3 इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड होना जरूरी है, तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड भी है और फेरिक हाइड्रोक्साइड भी है। बाकी देख लो आप यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड नहीं है, फेरिक ऑक्साइड नहीं है ना। तो इसका आंसर है सी, मतलब से ऑप्शन इसका सही है ना। देख लो ना इसके अंदर Fe2O3 इनमें से कहां पर है और उस पर टिक कर दो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? से इसका सही है। Fe2O3 एवं FeOH का होल थ्राइस, फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। फिर जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल 69.3 सेकेंड है, इसका वेग स्थिरांक ज्ञात करो। मतलब इसका वेग स्थिरांक बताना, ये ऑप्शन आपके पास में है। तो आपको पता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की सांद्रताओं का घातों का योग 1 होता है।
वह अभिकारक जिसकी सांद्रताओं की घातों का योग 1 होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो वैसे ये जो है ना प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायु काल, इसका मतलब वेग समीकरण, ये सब एक इसका बड़ा क्वेश्चन है, उसके अंदर मैं आपको सोल्व कराऊंगा। अभी आप ध्यान रख लो अर्धायु काल का सूत्र है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल का सूत्र होता है T हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। ये अर्धायु काल का सूत्र होता है। आपको यहाँ पर अर्धायु काल तो दिया हुआ है। क्या पूछा यहाँ पर? इसका वेग स्थिरांक। के यहाँ पर क्या वेग स्थिरांक होता है, तो मैं के को इधर भेज रहा हूँ, टी आपको इधर भेज रहा हूँ, है ना। तो ये के इधर आ जाएगा आपके, यानी वेग स्थिरांक यहाँ पर और टी आप यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो ये एज इट इज लिख दो 0.693 अपॉन टी आप कितना दे रखा है 69.3। अब आप इसको सोल्व करना है। यहां से 3 जीरो नीचे आ जाएंगे और यहां से 1 जीरो ऊपर चला जाएगा, ये तो पूरा कट जाएगा और आ जाएंगे 10 की पावर माइनस के 2। ये एक 10 की पावर 1 से ये कट जाएगा, 10 की पावर 2 बचेगी, वो ऊपर चली जाएगी, तो 10 की पावर माइनस के 2। और क्योंकि वेग स्थिरांक पूछा है ना, वेग स्थिरांक की इकाई होती है प्रथम कोटि की सेकेंड यूनिवर्स। क्या होती है? सेकेंड यूनिवर्स ये होती है। तो 10 टू पावर माइनस 2 सेकेंड यूनिवर्स। ऑप्शन में देख लो ये है क्या, तो पहले ऑप्शन यही है इसका, 10 टू पावर माइनस 2 सेकेंड यूनिवर्स। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो गए। अब हम इसको ऑप्शन को और करते हुए आगे वाले 4 5 6 7 8 आप इनको एक बार नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा है कि निम्न में से किसकी गोल्ड संख्या न्यूनतम होती है, मतलब किसकी गोल्ड संख्या सबसे कम होती है। ऑप्शन आपको दे रखे जिलेटिन, अंडे की एल्ब्यूमिन, गम अर्बेरिक या स्टार्च है। तो गोल्ड संख्या का मतलब होता है, ध्यान रखना कि आप अभी जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर सवाल है कि द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड है, इनके बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको गोल्ड संख्या के बारे में बता दूंगा। ध्यान रखना गोल्ड संख्या जिसकी जितनी ज्यादा होती है ना, वो उतने मतलब रक्षण, मतलब द्रव विरोधी कोलाइड का उतने कम रक्षण कर पाता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर सबसे कम जो गोल्ड संख्या होती है ना, वो होती है जिलेटिन की। जिलेटिन की सबसे कम गोल्ड संख्या होती है, कितनी होती है 0.005 से लेकर 0.01 के बीच में होती है इसकी गोल्ड संख्या जिलेटिन की। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? सबसे ज्यादा स्टार्च की होती है 25। सबसे कम किसकी होती है? जिलेटिन की, और सबसे ज्यादा होती है स्टार्च की। तो ध्यान रखना जिलेटिन बहुत ज्यादा मतलब रक्षण करेगा और स्टार्च बहुत कम करेगा। गोल्ड संख्या जितनी ज्यादा वो उतने कम रक्षण करेगा द्रव विरोधी कोलाइड का। हम बात करेंगे, अब मैं पढ़ाऊंगा आपको द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड, तब बात करेंगे इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसकी आयनन एंथैल्पी सर्वाधिक होती है। तो आप देखो यहाँ पर कौन दे रखा है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनके बारे में आपको दे रखा है। नाना, पापा, आंसू, सब बीमार वाला, है ना, वर्ग 15। इनके अंदर आपको बताना है कि आयनन एंथैल्पी सर्वाधिक होती है, किसकी सबसे अधिक होती है। तो आयनन एंथैल्पी के बारे में अगर आपसे पूछे तो आयनन एंथैल्पी क्या होती है? किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाध्यम कोष में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। ये आपने पढ़ रखा है। और ध्यान रखना आयनन एंथैल्पी ऊपर से नीचे चलने पर घटती है, ऊपर से नीचे चलने पर घटती है, और बाएं से दाएं चलने पर बढ़ती है, बाएं से दाएं चलने पर बढ़ती है। तो देखो ये अगर आप इसकी बात करो तो पहले नाइट्रोजन आता है, फिर फास्फोरस आता है, फिर आर्सेनिक आता है, फिर एंटीमनी आता है, और फिर उसके बाद में बिस्मिथ आता है ना। तो ये देखो ये ऊपर से नीचे चल रहा है, ये क्या कर रहा है? ऊपर से नीचे चल रहा है। तो सबसे ज्यादा आयनन एंथैल्पी किसकी होगी? नाइट्रोजन की होगी। किसकी होगी? नाइट्रोजन की। और इनमें सबसे कम किसकी होगी? एसबी की होगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा, तो ये नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेंथेनॉइड श्रेणी का एक सदस्य जो +4 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है वो कौन सा है? सीरियम, लुटोनियम, यूरोपियम या प्रोमेथियम? कौन सा वो तत्व जो +4 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है? तो आप ध्यान रखना, चाहे लेंथेनॉइड श्रेणी हो या एक्टिनॉइड श्रेणी हो। ये अब ब्लॉक की बात करें, अब ब्लॉक के अंदर 2 श्रेणियां होती है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, जो सामान्यतः +3 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं। कौन सी अवस्था दर्शाते हैं? +3 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं। लेकिन इनमें क्या होती है? प्रयोजनशील ऑक्सीजन अवस्था भी दर्शाते हैं। तो कोई +2 भी दर्शाता है और कोई +4 भी दर्शाता है। इनमें से आपको बताना है कि +4 कौन से दर्शाता है। तो इनमें से जो +4 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है वो है आपके सीरियम। सीरियम +4 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है। कितनी अवस्था दर्शाता है? +4। ठीक है, लुटेशियम +3 ही दर्शाता है, प्रोमेथियम +3 ही दर्शाता है, ये यूरोपियम में जो +2 और +3 दर्शाता है। लेकिन आपको पूछा +4 कौन सी दर्शाता है, तो सीरियम +4 ऑक्सीजन अवस्था भी दर्शाता है।
ठीक है, ये आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये इससे रिलेटेड ही है। समूह 15 में यानी समूह 15 यानी वर्ग 15 में भूपट्टी में सर्वाधिक लब्धि में पाया जाने वाला तत्व, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, आर्सेनिक पाया जाता है, एंटीमनी पाया जाता है। तो मतलब भूपट्टी के अंदर पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। आपको पता है हमारे वायुमंडल के अंदर ही नाइट्रोजन है 75% नाइट्रोजन है ना। तो सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन और हो गए हैं, इनको भी आप नोट कर लो। उसके बाद में इसके बच्चे ऑप्शन वाले 3 और बच्चे हैं, उनको भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो 8वां क्वेश्चन है वो है किस आयन में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है? किस आयन में इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में? मतलब आयन का मतलब होता है कोई भी परमाणु है, अगर उसके ऊपर कुछ भी चार्ज है, प्लस माइनस कुछ भी चार्ज है, तो वो आयन है। इसमें बताने की कौन सा जो आयन है वो युग्मित अवस्था में है। युग्मित अवस्था का मतलब समझ लो, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पी कक्षक है, ये पी कक्षक है ना। पी के अंदर 3 कक्षक होते हैं, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन किससे बढ़ते हैं? पहले 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार अगर तीनों कक्षकों में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो आप कहते हो ये युग्मित अवस्था में है। और अगर लेकिन ये अगर ऐसा होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, तो ये ए युग्मित अवस्था में है। युग्मित और ये अयुग्मित अवस्था के अंदर है। तो इनमें से भी आपको बताना है कि कौन सा युग्मित अवस्था में है और कौन सा नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा युग्मित अवस्था के अंदर है, वो वाला बताना है ना। तो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं। इसका जो युग्मित अवस्था में जो आयन है वो है कॉपर +1। क्या है? कॉपर +1। कैसे, जो मैं आपको बताता हूं, देखो कॉपर +1, इसका पहला आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो। कॉपर 29 नंबर पर आता है ना। और इसके ऊपर अगर प्लस चार्ज है ना, इसका मतलब होता है कि उनमें से एक इलेक्ट्रॉन कम करो, और अगर माइनस चार्ज है ना तो इसका मतलब है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ो। तो पहला आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 1s2 2s2 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 4p6 नहीं सॉरी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। मिटा के एक बार ऑफिस लिख देता हूं मैं इसको। इसमें मैं आपको बताता हूं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Cu+1 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना वो बता रहा हूं पहले तो 3d9, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है ये। कॉपर का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ध्यान रखना, ये मतलब स्टार वाला केस होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में होता है और इसके अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। अब आपको दे रखा है यहाँ पर +1। क्या दे रखा है? +1। +1 का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, और किससे? बातम कोष में। ध्यान रखना, ये बातम कोष नहीं है, बातम कोष अभी 4s1 है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम करना। अगर यहां से आप एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, मतलब आपको इसको लिखना ही नहीं है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो अब आपको इसका कक्षक बनाना है। डी कक्षक है, डी के 5 कक्षक होते हैं, ये 0, ये -1, ये -2 +1 +2। 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हो सब क्या है? युग्मित अवस्था के अंदर है, सबके अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो कॉपर +1 क्या है? युग्मित अवस्था के अंदर है। बाकी आप करके देख लेना, नहीं आएंगे, सबके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और वो अयुग्मित अवस्था में होगा। मतलब इसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म है ना। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन हम करते हैं। निम्न में से उभयतंतु लिगेंड है। उभयतंतु लिगेंड, पहले उभयतंतु लिगेंड की बात करते हैं। क्या होते हैं वो? तो उभयतंतु लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिसमें लिगेंड तो एक ही होता है लेकिन उसमें दाता परमाणु 2 होते हैं। लिगेंड एक ही होता है लेकिन दाता परमाणु 2 होते हैं, और एक समय में केवल एक लिगेंड ही दाता मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। लिगेंड क्या होता है? लिगेंड वो होते हैं जो धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान देते हैं। आपने पढ़ रखा है 9 चैप्टर के अंदर, है ना। तो लिगेंड तो एक ही होगा लेकिन उसके अंदर दाता परमाणु देने वाले परमाणु कितने होंगे? 2 होंगे लिगेंड के अंदर, तो उन्हें उभयतंतु लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो अगर इनमें से उभयतंतु लिगेंड के बारे में बात करना है तो इनमें लिगेंड है NO2-।
कैसे, जो देखो NO2-, इसको मैं दो तरह से लिख सकता हूं। इसको मैं देखना ऐसे लिख सकता हूं, इसकी एक स्ट्रक्चर ये बनती है, NO-2 की एक स्ट्रक्चर ये बनती है, इसको आप बोलते हो नाइट्राइटो, ठीक है। और इसकी एक स्ट्रक्चर आप इस तरह बनाते हो, एक इस तरह से बनाते हो, इसको आप बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं आप इसको? नाइट्रो। तो देखो कैसे है, आपके पास में लिगेंड कौन सा, NO2- है, ये आपके लिगेंड है। इसकी स्ट्रक्चर कितनी बन रही, दो बन रही है, नाइट्राइटो और नाइट्रो। अगर इसके अंदर आप बात करो, इसमें दाता परमाणु कौन है, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसमें ऑक्सीजन करेगा। कौन करेगा? ऑक्सीजन। और इसके अंदर कौन डोनेट करेगा, इसके अंदर नाइट्रोजन करेगा। तो लिगेंड एक ही है, लेकिन दान देने वाले दो परमाणु है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम उभयबिंदु लिगेंड कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C6H5OH, इसकी अभिक्रिया किसी X के साथ में कराएगी। किसके साथ में? X कोई भी तत्व है जिसको आपको पहचानना है, तो उसको बताना है इनमें से क्या है। 3KOH के साथ में कराई तो C6H4OH CHO और 3H2O बना। देखो मैं इसको समझाता हूं आपको। मतलब X की जगह पहचाना है कि वो X मेथेनेल है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, या एथेनॉल क्लोराइड है। तो पहले देखो ये क्या है, C6H5OH क्या है, ये फिनोल है। इसकी इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है, संरचना बनती है। ये आपकी क्या है, C6H5OH यानी फिनोल। अभी आपको याद आ जाएगा कौन सी अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया इनमें से किसके साथ में करवानी है। प्लस यहां पर एक और चीज भी लिखे हो, 3KOH। मतलब यहां पर इनमें से क्या लूं कि अपने पास में C6H4OH और CHO बने। तो पहले लिख लो, देखो बोर्ड छोटा इसलिए ऐसे एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। ये OH और ये CHO प्लस 3H2O। मतलब यहां पर जो X एलिमेंट है ना, उसको आपको पहचानना है, इनमें से X क्या होगा, X कौन सा यौगिक होगा, उसको आपको पहचानना है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है, ये फिनोल है और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। फिनोल के साथ में क्या जुड़ा होता है स्थिति पर, CHO, तो इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बोलते हैं। तो X क्या होगा, अगर आपको याद आया हो तो बता दो, ये कौन सी अभिक्रिया, ये अभिक्रिया है रायमन टीमान अभिक्रिया। रायमन टीमान अभिक्रिया, याद आया। और रायमन टीमान अभिक्रिया क्या होती है, फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ में करवाने पर, फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ KOH या NaOH के साथ करवाने पर क्या बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CH-Cl3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्लोरोफॉर्म। फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ 3KOH के साथ में करवाने पर या NaOH के साथ में करवाने पर, KOH या NaOH ले लो के साथ करवाने पर क्या बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। इसे रायमन टीमान अभिक्रिया कहते हैं, रायमन टीमान अभिक्रिया कहते हैं। देखो कैसे, तो वो भी बता दूं, यहां से 3KCl बाहर हो जाएगा, -3KCl बाहर हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से मैं एक हाइड्रोजन निकाल सकता हूं, यहां से एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहां पर कितना हाइड्रोजन, देखो 3 हाइड्रोजन, 3 और 1 4 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ 4, तो यहां से क्या, वैसे बता रखा है, यहाँ पर 3H2 बाहर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जो बचेगा CHO, वो इस औरता स्थिति पर जोड़ के रखा है ना, क्योंकि 3H2 यहाँ पर इसने पहले बाहर निकाल के बता रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्लोरोफॉर्म है। फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ में कराओ तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है, ये रायमन टीमान अभिक्रिया कहलाती है। हो गया ये। तो देखो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर जो 10 क्वेश्चन थे, फर्स्ट के अंदर ऑप्शन वाले 10 क्वेश्चन थे, उनको सारों को सोल्व कर लिया है, ये 10 हो गए। अब हम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये वाले सॉल्व करते हैं। आप इनको नोट कर लो, फिर हम वो वाले सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब हम सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 10 ऑप्शन वाले कर लिए। अब दूसरा जो ये एक एक लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं, एक एक लाइन में इनका आंसर लिखने होते हैं। तो देखो, और सभी क्वेश्चन जितने भी हम सेक्शन ए के अंदर जितने भी क्वेश्चन करेंगे, सब क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, तो उसी का अनुसार आपको आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि एक नंबर में आप बहुत ज्यादा लिख दो, है ना, केवल इंपोर्टेंट चीजें लिखनी है। तो अतिभारित तत्व किसे कहते हैं, अतिभारित तत्व है। अतिभारित तत्व का एक और नाम है जो आपको ध्यान रखना है, ट्रांस एक्टिनोइड तत्व। अतिभारित तत्व को क्या कहते हैं, ट्रांस एक्टिनोइड तत्व कहते हैं, यह बात ध्यान रखना आप है। अब किन्हें कहते हैं, तो वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 104 से 112 तक होता है। वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 104 से 112 तक होते हैं, मतलब 104 वाले तत्व 105, 106, 107 से लेकर 112 तक जो तत्व होता है ना,
उनको क्या कहते हैं, अति भारी तत्व कहते हैं, या उन्हें ट्रांस एक्टिनोइड तत्व कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे RF यानी रदरफोर्डियम है जो 104 नंबर पर आता है, ये DB यानी डबनियम है जो 105 नंबर पर आते हैं। तो इन तत्वों को हम क्या कहते हैं, इन तत्वों को हम कहते हैं अति भारी तत्व या ट्रांस एक्टिनोइड तत्व हैं। ध्यान रखना, इससे रिलेटेड कई बार ऐसा ये वाला सवाल अगर ऐसा आता है, परा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं, परा यूरेनियम तत्व है किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, यूरेनियम के बाद आने वाले जितने भी तत्व होते हैं ना उन्हें परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। यूरेनियम के बाद आने वाले जितने भी तत्व होते हैं ना उन्हें परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। और यूरेनियम आता है 92, यूरेनियम 92 पर आता है, मतलब 92 के बाद में अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो 92 यानी 93 से लेकर 118 तक जितने भी तत्व होते हैं ना ये प्रकृति में पाए नहीं जाते हैं, इन्हें बनाया जाता है। ये सब मैन मेड है, मैन मेड यानी कृत्रिम एक तरह से, है ना। तो इन्हें क्या कहते हैं ना, परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। ये बात आप एक्स्ट्रा ध्यान रखना, हो सकता है कि इस बार ये क्वेश्चन आए, है ना। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तीसरा, किस तत्व के ऑक्साइडों का उपयोग धूप के चश्मों के लिए रंगीन लेंस बनाने हेतु उपयोग में लिए जाते हैं। मतलब कौन कौन से तत्व जिनका उपयोग आप धूप के जो चश्मे लगाते हो उनको रंगीन लेंस देखे होंगे कि उनमें रंगीन लेंस रखे होते हैं, तो उनमें किन तत्वों के ऑक्साइडों का उपयोग करते हैं। तो दो तत्व है, नियोडाइमियम और प्रेसियोडाइमियम, इनका उपयोग करते हैं, ND और PR। ये आपको पता है, ये आपके जो लेंथेनॉइड श्रेणी उसके अंदर है, नियोडाइमियम और प्रेसियोडाइमियम। ये 59 नंबर पर आता है, ये 60 नंबर पर आता है, ठीक है। तो इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, रंगीन लेंस बनाने के लिए किया जाता है धूप के चश्मों में। अब आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल प्राप्त करने वाली अभिक्रिया का नाम लिखिए। क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल प्राप्त करने वाली अभिक्रिया का नाम लिखना है। वैसे इसमें अभिक्रिया का नाम लिखना है, तो अभिक्रिया का नाम मैं आपको बताऊं तो इस अभिक्रिया का नाम है फिटिंग अभिक्रिया। क्या है, फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया इसका नाम है, फिटिंग अभिक्रिया। क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल प्राप्त करने वाली अभिक्रिया का नाम है फिटिंग अभिक्रिया। मैं आपको ये अभिक्रिया करके बताता हूं। देखो क्लोरोबेंजीन, ये होता है क्लोरोबेंजीन। आप ऐसे बनाओ या चलो आप इसे बनाए इस तरह से, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन। आपको क्या करना है, इसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ में करवानी है। सोडियम के 2 मोल लेना, अगर आप सोडियम के 2 मोल लेते हो तो क्लोरोबेंजीन के भी 2 मोल लेने पड़ेंगे। ये आपके क्लोरोबेंजीन हो गया। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम के साथ किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाए जाते हैं। तो देखो यहां से 2Na और ये Cl बाहर हो जाता है, मतलब -2NaCl तो क्या हो गया, आपके बाहर हो गया। और क्या बचा, बेंजीन, बेंजीन बोले ये आपस में जुड़ जाती है, तो इस तरह से बनती है। ये इस तरह से दोनों Cl जहां से टूटते हैं, जहां से निकलते हैं, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ये दोनों जुड़ जाते हैं। ये दोनों जब जुड़ते हैं तो आपकी क्या बनती है, दोनों बेंजीन वाले जुड़ जाती है, और इसी को बोलते हैं अपन डाइफेनिल, डाइफेनिल, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, इसको डाइफेनिल बोला जाता है। तो समझ में आ गई। वैसे तो आपको इसमें अभिक्रिया का नाम भी लिखना होगा, लेकिन अगर आप ये भी कर देते हो तो और ज्यादा बढ़िया है ना। नोट कर लो आप इसको। फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, वो है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो टॉल्यून से प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कर बेंजील क्लोराइड देता है। सही सुनना, यहाँ पर शब्द सुनना, बेंजील क्लोराइड। बेंजील क्लोराइड बेंजीन नहीं है, बेंजील क्लोराइड है। क्या है, बेंजील क्लोराइड। तो देखो पहले मैं बता देता हूं कौन सा है, उसके बाद में ये आपको बेंजील, बेंजेल, बेंजो सब समझा दूंगा। देखो, तो उस पदार्थ का नाम बताना है टॉल्यून से क्रिया कर बेंजील क्लोराइड देता है, तो उस पदार्थ का नाम है क्लोरीन। आंसर में तो आपको लिखना है क्लोरीन। क्या लिखना है आपको, क्लोरीन उस पदार्थ का नाम है जो किससे विक्रिया करके, टॉल्यून से विक्रिया कर बेंजील क्लोराइड देता है। देखो कैसे है, ये आपके है टॉल्यून का सूत्र आपको पता ना कैसे बनता है, स्ट्रक्चर CH3, ये CH3 होता है। इसके विक्रिया आप क्लोरीन के साथ में करो, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं CH2H, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं Cl और Cl लिख सकता हूं। तो यहां से एक Cl और यहां से एक H, दोनों मिलकर -HCl बाहर हो जाएगा। दोनों बाहर हो गए, क्या बचा, CH2Cl, CH2Cl। और ये जो CH2Cl है ना, इसी को आप कहते हो बेंजील क्लोराइड, बेंजील
जिल क्लोराइड, नाम याद कर लेना, बेंजिल क्लोराइड। तो अब आपको एक प्रॉब्लम हो रही होगी, सर ये बेंजिल क्या है, हमने तो बेंजीन सुना है। तो देखो आपको मैं 3 डायग्राम बनाता, 3-4 बना के बताता हूं, आपको सही समझ जाओगे। और इनको आप कॉपी के अंदर बना लेना, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। देखो ये स्ट्रक्चर किसकी है, ये आपके बेंजीन की, सिंपल बेंजीन किसकी है, बेंजीन की। अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे बने, देखना ये स्ट्रक्चर आपकी कुछ इस तरह से बने, देखो ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड H जुड़ा और एक बॉन्ड खाली है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो इसको आप बोलते हैं बेंजिल। क्या बोलते हो, बेंजिल। क्या बोलते हो, बेंजिल। जैसे ये सेम इसके अंदर ऐसे ही है, मैं हाइड्रोजन कैसे लिख सकता हूं, H और H, 2H है, 2H और एक तो Cl जुड़ा था, अब इसको क्या बोलोगे, बेंजिल, और Cl जुड़ा हो तो बेंजिल क्लोराइड। या इसके अंदर ऐसी स्ट्रक्चर भी बन सकती है, ये C, यहां पर एक हाइड्रोजन और ये 2 खाली, सॉरी यहाँ पर यह भी खाली और यह भी खाली। जब कार्बन से केवल एक हाइड्रोजन जुड़ा हो, 2 स्थितियां खाली होना, तो आप इसे बोलते हो बेंजल। क्या बोलते हो, बेंजल। क्या बोलते हो, बेंजल। जब 2 स्थिति 2 मतलब खाली हो, है ना। और अगर तीनों ही खाली हो, अगर इस तरह से हो, अगर कुछ इस तरह से हो, ये खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, तीनों ही खाली हो, तो आप इसे बोलते हो बेंजो। बेंजो। क्या बोलते हो, बेंजो। बेंजिल, सॉरी बेंजिन, बेंजिल, बेंजल, बेंजो। आप इनको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ही है। अब आप नहीं भूलोगे, अगर कार्बन पर 2 स्थितियों को जुड़ो, एक खाली है, इसे बोलते हो बेंजिल। अगर एक पर है और 2 स्थितियां खाली है तो इसे बेंजल, और अगर तीनों ही खाली है तो इसे बेंजो बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, बेंजिल क्लोराइड, है ना। अब है आपके पैराक्रिसोल का IUPAC नाम लिखिए। पैराक्रिसोल क्या होता है, अगर आपने फिनोल चैप्टर पढ़ा है तो उसके अंदर पैराक्रिसोल की जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, इस तरह से होती है। ये फिनोल, और पैरा का मतलब होता है इस स्थिति पर क्या जुड़ा रहता है, CH3 जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है, CH3। अब आपको इसका क्या बताना है, नाम बताना है। तो यहां से हम काउंटिंग करते हैं, यहाँ पर क्या जुड़ा है, क्रियात्मक समूह OH जुड़ा है, तो यहां से काउंटिंग करते हैं 1 2 3, ये 4, तो हम बोलते हैं 4 मेथिल। 4 मेथिल, CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल, 4 मेथिल, और इस पूरे को क्या बोलते हैं, फिनोल। 4 मेथिल फिनोल, 4 मेथिल फिनोल। तो इसका IUPAC नाम क्या है, 4 मेथिल फिनोल, 4 मेथिल फिनोल। ठीक है, अगर ये CH3 यहां पर जुड़ा रहता था, आप बोलते हो 3 मेथिल फिनोल, यहां पर बोलता तो 2 मेथिल फिनोल, इस तरह से आप बोल सकते हो। अगर देखो आपको पैरा मतलब पैरा यानी पैर में, जब मैं आपको ये चीज और बता देता हूं, जैसे यहां पर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा OH, तो ये जो ये होती है ना, ये स्थितियां, इनको बोलते हो आप ऑर्थो। क्या बोलते हो, ऑर्थो। ये जो 2 कंडीशन होती स्थितियां होती है, इनको आप बोलते हो मेटा, और जो नीचे एक बचती है इसको आप बोलते हो पैरा। याद करने की ट्रिक बताऊं, ओम आपने पढ़ा होगा, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, इसे आप याद कर लेना, तो आप नहीं बोलोगे, और तो मेटा पैरा, है ना। लेकिन आपको देखना है कि जिस स्थिति पर क्रियात्मक समूह जुड़ा उसके आसपास ही, अगर ये इस तरह से होता है, देखना फॉर एग्जाम्पल, अगर OH यहां पर जुड़ा है, तो अब इनको मत बोल देना कि ऑर्थो स्थिति पर जुड़ा है, नहीं। अब ऑर्थो स्थिति कौन सी, ये ऑर्थो स्थिति हो गई, ये मेटा स्थिति हो गई, और ये सामने वाली पैरा स्थिति होगी। समझ गए, ऑर्थो मेटा पैरा स्थिति। ठीक है ना। तो ये हो गया पैराक्रिसोल का IUPAC नाम, इनको आप नोट कर लो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर करते हैं। फिनोल का क्रोमिल क्लोराइड से ऑक्सीकरण से प्राप्त उत्पाद का नाम लिखिए। देखो फिनोल, फिनोल का सूत्र, ये स्ट्रक्चर ये होता है, ये आपकी क्या है, फिनोल। फिनोल, अब क्या करना है, फिनोल को आपको ऑक्सीकरण कराना है। फिनोल को ऑक्सीकरण कराना है किसकी उपस्थिति में, क्रोमिल क्लोराइड। ये होता है क्रोमिल क्लोराइड, CrO2Cl2। क्रोमिल क्लोराइड क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, मतलब ये इसको क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन देता है, तो ध्यान रखना इसके ऑक्सीकरण से, आपको एक बात ध्यान रखनी, इसके ऑक्सीकरण से बेंजोक्विनोल बनता है। क्या बनता है, बेंजोक्विनोल। इसे आप क्या बोलते हो, इसे आप बोलते हो बेंजोक्विनोल, बेंजोक्विनोल। फिनोल का ऑक्सीकरण करवाना है किसकी उपस्थिति में, क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में। तो ध्यान रखना इसके ऑक्सीकरण से क्या बनता है, बेंजोक्विनोल बनता है, बेंजोक्विनोल बनता है। ठीक है ना। तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसके ऑक्सीकरण से बेंजोक्विनोल बनता है।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1,2 डाइक्लोरोएथीन के किस ज्यामितीय समूह का गलनांक या कथनांक अधिक होता है। मतलब आपने ज्यामितीय समूह पढ़ी होगी, दो प्रकार के होते हैं, समपक्ष और विपक्ष, सिस और ट्रांस। उनमें बताना है कि किसका गलनांक और कथनांक अधिक होगा। तो पहले इसकी समपक्ष और विपक्ष रचना बना लो। 1,2 डाइक्लोरोएथीन, डाइक्लोरोएथीन का मतलब 2 कार्बन, और 1,2 मतलब अगर एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ा है तो एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ेगा, तो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन, यहाँ पर भी आपके हाइड्रोजन। और इसकी एक और स्ट्रक्चर क्या बनेगी, सी डबल बॉन्ड सी, इस तरह से Cl Cl H और H, ये इसकी संरचना बनेगी। ठीक है ना, ये इसकी क्या बनेगी, संरचना बनेगी। अब देखो समपक्ष क्या होता है, विपक्ष क्या होता है। समपक्ष का मतलब होता है कि दोनों जो समूह होते हैं क्लोरीन समूह, वो एक ही दिशा में, देखो ये भी सी है Cl, ये भी Cl, एक ही दिशा में ऊपर ऊपर है, तो इसे आप बोलते हो समपक्ष। क्या बोलते हो, समपक्ष। या इसका एक और नाम क्या है, सिस, समपक्ष या सिस। और इसमें क्या होता है कि दोनों क्लोरीन समूह मतलब एक ही तीर पर होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इसे आप बोलते हो विपक्ष, या विपक्ष को आप बोलते हो ट्रांस। ठीक है ना, विपक्ष को कोई क्या बोला जाता है, ट्रांस बोला जाता है। अब एक बात बताता हूं मैं आपको, द्विध्रुव आघूर्ण, किसका द्विध्रुव आघूर्ण इनमें से ज्यादा होगा। अगर आप देख पा रहे हो ना, तो कार्बन का ज्यादा होता है द्विध्रुव आघूर्ण, क्लोरीन का ज्यादा होता है। ये क्लोरीन इसमें से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, इसमें से भी इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ज्यादा होता है। ये जो कार्बन से क्या कर सकता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। इसमें ये इस तरह से होगा और इसमें इस तरह से होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस इन दोनों में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है, तो आप देख पा रहे हो इसका द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत है। देखो एक तीर इस तरह से है तो दूसरी तीर इस तरह से है, तो ये तीर एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, इसलिए इनका द्विध्रुव आघूर्ण म्यू इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर आप इनको देख रहे हो तो एक तीर तो ऐसे है और दूसरा तीर इस तरह से है, ये एक दूसरे को निरस्त नहीं कर सकते द्विध्रुव आघूर्ण, तो इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। द्विध्रुव आघूर्ण नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इनका अगर द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं है तो इनमें कुछ ना कुछ आकर्षण होगा, इनकी तुलना में इनमें आकर्षण ज्यादा होगा, और अगर इनमें आकर्षण ज्यादा होगा तो इनको बंध तोड़ने के लिए भी ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर इनमें आकर्षण ज्यादा होगा मतलब बंध थोड़ा मजबूत होगा, इसकी तुलना में बंध इसमें मजबूत होगा, अगर बंध मजबूत होगा इसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसलिए समपक्ष का गलनांक और कथनांक दोनों क्या होंगे, ज्यादा होंगे। गलनांक और कथनांक क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये मैंने ज्यादा का साइन बना दिया है। तो 1,2 डाइक्लोरोएथीन के किस ज्यामितीय समूह का गलनांक कथनांक अधिक होता है, तो समपक्ष का होता है। ठीक है ना, इस तरह से आपको एग्जाम में डायग्राम जैसे बनाकर, संरचना बनाकर बताना है। अब आप इसको नोट कर लो, फिर हम अब जो 3 क्वेश्चन और बचे इसके अंदर 9, 10, 11 उनको एक साथ में करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 क्वेश्चन बचे सेक्शन ए के अंदर, 9, 10 और 11। पर इनमें क्या रिक्त स्थान भरना, मतलब यहाँ पर जो डैश डैश जगह देख रही है वहां पर हमको क्या करना है, आंसर बताना है। तो पहला है कि फिनोल के विक्रिया जिंक के साथ में करो तो क्या बनेगा। भैया देखो ये इस तरह से फिनोल है, ये फिनोल है, इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ में करा दो, जिंक के साथ में करवा दो। तो आपको पता है फिनोल है, तो पहले यहाँ पर क्या निकाल रखा, आपको ZNO निकाल रखा है, तो क्या बचा यहाँ पर, केवल बेंजीन ही तो बचा, केवल क्या बचा, बेंजीन ही तो बचा। भैया ये पूरी चीज निकल गई है तो क्या बचा, बेंजीन बचा। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, तो क्या बनेगा यहाँ पर, बेंजीन बनेगा C6H6 बेंजीन। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन है एथेनॉल व ईथर का मिश्रण डैश 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 नाम से पेट्रोल के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना एथेनॉल व ईथर का जो मिश्रण है ना वो पावर एल्कोहल के नाम से क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। मतलब पेट्रोल के स्थान पर इन दोनों का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पावर एल्कोहल बोलते हैं, है ना। फिर 11 आपके क्वेश्चन है कि एथेनोइक अम्ल का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन से क्या बनता है। ध्यान रखना एथेनोइक अम्ल का अपचयन करवाते हैं ना, तो ये अम्ल COH वाला ना, अम्ल क्या होता है COH, एथेनोइक अम्ल, इसका अपचयन करवाते तो एथेनॉल बनता है। वापिस बता रहा हूं, एथेनॉल मतलब एल्कोहल बनता है। देखो एथेनोइक अम्ल क्या होता है, CH3 CH2 COH, ये आपके क्या है, एथेनोइक अम्ल। इसका अपचयन करवा रहे हो आप किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यही जो होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल का अपचयन करवाते हो तो क्या बनता है, CH3 CH2OH। मतलब एथेनोइक अम्ल से क्या बन रहा है, आपके एथेनॉल बन रहा है, एथेनॉल बन रहा है। ठीक है, COH किसमें बदल जाता है, OH में बदल जाता है। तो यहां पर क्या आंसर आएगा आपके, एथेनॉल
नॉर इसको आप बोलते हो CH3CH2OH। ये इसका आंसर है। मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं कि अगर आपको ऐसी अभिक्रिया के अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या सोडियम बोरोहाइड्राइड या निकल या पीडी या पीटी यानी प्लेटिकल, निकल प्लेटिनियम और प्लेटिनियम या अन्य C2H5OH जिसको आप बोलते हो वो ब्लैंक। ये क्या है? वो ब्लैंक। अगर इनमें से कुछ भी दी जाए किसी भी रिएक्शन के अंदर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, निकल पीडी पीटी या अन्य C2H5 कुछ भी दी जाए, तो ये क्या करते हैं? ये सभी अपचयन करते हैं। क्या करते हैं? ये सभी अपचयन करने के काम आते हैं। अपचयन करने का मतलब ऑक्सीजन को हटाते हैं और हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। ठीक है ना? तो अब हमने जाकर पूरा सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया। अगर आप शुरू से लेकर एंड तक गिनने बैठो सेक्शन 1 के अंदर, तो टोटल आपने 20 क्वेश्चन किए और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो आपके 20 नंबर हो गए। तो आपको पता चल गया सेक्शन 1 किस तरह से आएगा। 10 ऑप्शन वाले आएंगे, फिर 1 लाइन वाले क्वेश्चन आएंगे और फिर रिक्त स्थान वाले आएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको सेक्शन 1 कंप्लीट आ गया होगा। अब हम सेक्शन बी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? नोट कर लो आप इसको भी। हमने सेक्शन ए को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेक्शन बी को कंप्लीट करेंगे। मैं बता दूं सेक्शन बी के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी टोटल 8 नंबर। सेक्शन बी कितने नंबर का है? 8 नंबर का है। ठीक है ना? ये आपके 8 नंबर का है। तो इसके अंदर 4 क्वेश्चन अभी करते हैं, छोटे छोटे ही हैं और ज्यादातर न्यूमेरिकल्स है, तो मैं अभी आपको बता देता हूं। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है कि N2SO4 के लिए लैम्डा m की गणना कीजिए। जहां पर लैम्डा Na+ इतना है और लैम्डा H2SO4 इतना 160 है ना। 50.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल यूनिवर्स, 160 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल यूनिवर्स है ना। ये है। तो आपको क्या करनी है? लैम्डा m की गणना करनी है। आपसे पूछे लैम्डा m क्या है, तो लैम्डा m क्या है? आपके मोलर चालकता। आपको पता है, अगर आपने पढ़ रखी तो लैम्डा m आपकी क्या है? मोलर चालकता है ना। क्या आपकी है? मोलर चालकता। ठीक है ना? तो देखो इसको करने का सिंपल सा तरीका है। N2SO4 को आप पहले तोड़ दो, क्योंकि ये आयन होता है, आयनिक अवस्था में होता है, तो ये टूटेगा तो 2Na+ SO4 - 2 में टूटेगा इसी में टूटेगा। अब इसका क्या? आप लैम्डा लिख दो। तो आप इसको लिखो तो लैम्डा N2SO4, इसको आप लिखो, देखो 2 तो आगे जाएगा, लैम्डा Na+ इस तरह से, और यहां पर एक कुछ भी नहीं है तो सिंपल लैम्डा SO4 - 2 इस तरह से आपको लिखना है ना। अब देखो आपको वैल्यू दे रखी लैम्डा Na+ की, ये तो आपको फाइंड आउट करनी है, तो इसको एज इट इज रहने दो। ये 2 को भी एज इट इज रहने दिया। लैम्डा Na+ की वैल्यू दे रखी 50.1 प्लस लैम्डा SO4 - 2 की वैल्यू दे रखी 160। ठीक है, इनको ऐड पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर ऐड कर लो। ठीक है, अब देखो इनको ऐड करो तो 0.2062 और ये हो गया लैम्डा N2SO4 और इसके पीछे इसकी यूनिट क्या होगी? सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल यूनिवर्स। सीमेन क्या होता है? ओम यूनिवर्स का उल्टा सीमेन होता है ना। सीमेन क्या होता है? ओम यूनिवर्स का उल्टा। आप सीमेन की जगह क्या लिख सकते हो? ओम यूनिवर्स भी लिख सकते हो ना, बात एक ही है। तो लैम्डा N2SO4 के लिए लैम्डा की गणना की तो क्या है? 260.2 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल यूनिवर्स है ना। मोल यूनिवर्स आया इसका मान। वो सिंपल था। N2SO4 को तोड़ दिया, इन सब के आगे लैम्डा लिख दिया और जो वैल्यू दे रखी थी उससे पुट कर इसको कर लिया। आप इसको नोट कर लो। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी क्या है? न्यूमेरिकली है, वो सिंपल है, आ जाएगा आपको जल्दी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13वां। वो है कि 298 केल्विन ताप पर 0.10 m का मतलब होता है यहाँ पर मोलरता। क्या होती है मोलरता? 0.10 मोलरता केसेल वीरियल की विशिष्ट चालकता आपको दे रखा है कि 0.0129 सीमेंस सेंटीमीटर यूनिवर्स है। तो मोलर चालकता लैम्डा m की गणना कीजिए, है ना। तो देखो लैम्डा m का एक फॉर्मूला होता है। लैम्डा में यानी मोलर चालकता, ये होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। क्या सूत्र था? कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। देखो कप्पा को आप क्या बोलते हो? कप्पा को या बोलते हो विशिष्ट चालकता। क्या बोलते हो? विशिष्ट चालकता बोलते हो। विशिष्ट चालकता कितना दे रखा आपको? 0.019
सेंटीमीटर सीमेन स्क्वायर, है ना। फिर और क्या दे रखा है यहाँ पर, मतलब मोलरता, मोलरता कितनी देर की है 0.10। सिंपल फॉर्मूला के अंदर पुट करना है, लैम्डा एम बराबर कप्पा की जगह 0.019129 इंटू 1000 अपॉन 0.10 एम की जगह। देखो इसको सोल्व कर लो, यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो 4 जीरो नीचे आ जाएंगे, इससे आप करोगे तो 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे। टोटल कितने 5 और ये 5 जीरो। देखो 1 2 3 4 5 जीरो ऊपर है, 4 और 5 जीरो नीचे, इससे ये पूरा कट जाएगा। क्या बचा आपके 119 बचा केवल। तो लैम्डा एम बराबर 119 और इसका मात्रा क्या होता है लैम्डा का, अभी आपको होता है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल यूनिवर्स। ये इसका फॉर्मूला होता है, लैम्डा बराबर 119 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल यूनिवर्स। ये इसका आपके आंसर है। सिंपल था, बस आपको छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना था, है ना। तो नोट कर लो आप इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 14 करते हैं। 14 के अंदर क्या है, 2 क्वेश्चन दे रखे, एक एक नंबर का। पहला दे रखा है कि CH3Cl की अभिक्रिया AgCN के साथ में करवाते हो तो यहाँ पर क्या बनेगा, जबकि आपको AgCN बनाकर दे रखा है। तो आप क्या करते हो, आप देख रहे हो कि यार यहाँ से AgCN मतलब AgCl निकल गया है तो क्या बनेगा CH3Cn बनेगा। आप जल्दी जल्दी में यह कर देते हो और करोगे एग्जाम के अंदर, पर ये गलत है। ये तो क्या हो गया, ये मेथिल साइनाइड हो गया, मेथिल साइनाइड या मेथिल नाइट्राइल हो गया, जो कि गलत है। ये यहाँ पर ये नहीं बनता, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर बनता है CH3NC। क्या बनता है CH3NC, इसको बोलते हैं मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड, या आप नाइट्राइल भी बोल सकते हो, बिल नाइट्राइल लिख दो, नाइट्राइल है ना, मेथिल आइसोनाइट्राइल। क्या बनता है, जब AgCN के साथ में आप CH3Cl की अभिक्रिया करवाते हो तो मेथिल आइसोनाइट्राइल बनता है। और अगर इसी की जगह ऐसा होता है कि CH3Cl प्लस KCN है तो आप यहां पर बिल्कुल ऐसे लिखते हैं CH3CN प्लस KCl। अब आप इसको बोलते हैं मेथिल नाइट्राइल। क्या बोलते हैं, सिंपल सॉरी मेथिल साइनाइड। साइनाइड बोलो नाइट्राइल बोलो, बात एक ही है ना, मेथिल साइनाइड। तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर भी AgCN है, यहाँ पर भी KCN है, तो फिर यहाँ पर तो मेथिल साइनाइड बन रहा है, यहाँ पर मेथिल आइसोनाइट्राइल या मेथिल आइसोसाइनाइड बन रहा है। क्यों, तो रीजन है कि ये जो भाई साहब है ना, ये आयनिक होते हैं, आयनिक प्रवृत्ति के होता है। आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं तो K प्लस Cn माइनस में टूट जाते हैं। K प्लस और Cn माइनस के अंदर क्या होती है, टूट जाते, ब्रेक हो जाते हैं। और यहां से तो टूट जाते, तो यहाँ पर CH3 के साथ में क्या जुड़ जाता है Cn, और K किसके साथ में जुड़ जाता है Cl के साथ में, ये इसके साथ में जुड़ जाता है, ये इसके साथ में जुड़ जाता है, तो ये बनता है। बट ये जो है ना, ये सहसंयोजक प्रवृत्ति को, सहसंयोजक प्रवृत्ति के इनमें आयनिक लक्षण नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, तो आप ये से टूट नहीं सकते, पहली बात तो। फिर इसके अंदर क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन इसके ऊपर एकांकी युग्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सहसंयोजक बंध होने के कारण इसके अंदर नाइट्रोजन के ऊपर एकांकी युग्म पाए जाते हैं। इसलिए ये CH3 किसके साथ में जुड़ता है, NC के साथ में जुड़ता है। ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये इसके साथ में जुड़ता है, इसलिए यहाँ पर क्या बनता है, आइसोनाइट्राइल बनता है। क्या बनता है, आइसोनाइट्राइल बनता है। तो ध्यान रखना किस कारण नहीं बना, ये सहसंयोजक प्रकृति का होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एकांकी युग्म होते हैं, इसलिए जो CH3 है ना वो किससे जुड़ता है, नाइट्रोजन से। इसमें आयनिक प्रवृत्ति का होता है, इसलिए CH3 किसके साथ में जुड़ता है, Cn के साथ में जुड़ता है ना। तो ये ध्यान रख लेना। वैसे आपका आंसर क्या है यहाँ पर, मेथिल आइसोनाइट्राइल, ये नहीं करना, मेथिल आइसोनाइट्राइल। फिर आपके क्वेश्चन है कि CH3Cl का कक्षक कार्य बनो, बहुत सिंपल है। CH3Cl ये C, इसकी आकृति बनानी है आपको। कुछ नहीं करना, कितना हाइड्रोजन है, 3 है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे लिख दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख दो सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पर Cl है तो Cl की आकृति कौन सी होती है, पी कक्षक की, तो इस तरह से बनता है। ये आपकी क्या है, Cl है, और यहाँ पर भी क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो ये इसकी कक्षक की आकृति होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्लोरीन बॉन्ड, ये सब सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, है ना। इसके पास में कोई भी डबल बॉन्ड या आप बोल सकते हो इसके पाई बॉन्ड नहीं, इसके पास में सब सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना। नोट कर लो आप इसको। फिर हम इसका जो सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन 15 वो कर लेते हैं, फिर हम सेक्शन सी कंप्लीट करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 15 की थ्रियो एवं एरिथ्रो रूप में अंतर लिखिए। थ्रियो एवं एरिथ्रो रूप में अंतर लिखिए। तो देखो इसको कैसे करना है, जब आपके एग्जाम में हो ना
तो आपको एग्जाम में से 2 पार्ट करके करना है। कैसे? ऐसे 2 पार्ट बनाना, मतलब पेपर को स्केल की सहायता से 2 भागों में बांट लेना और ऐसे करना। एक तरफ आप लिख देना थ्रियो और एक तरफ आपको लिखना है एरिथ्रो, ठीक है ना। थ्रियो और एरिथ्रो 2 रूप ऐसे लिखना है। और आपको क्या 2 नंबर का है तो आपको पहले इसकी परिभाषा, इसकी भी परिभाषा लिख देनी है और फिर इनको एग्जाम्पल समझाना है। तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं, फिर इसकी परिभाषा बता दूंगा। देखो थ्रियो की अगर मैं बात करूं, ये देखो, ये मैंने जो सूत्र संरचना बनाई वो टार्टरिक अम्ल की। किसकी है? टार्टरिक अम्ल। किसकी अम्ल है? टार्टरिक अम्ल। अगर आप इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे तो क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब बना तो आपको पता है दाएं का बायां, बाएं का दायां हो जाता। पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं इसको, पार्श्व इफेक्ट है। ये इधर आ जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे, तो कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला एजिटी सेम रहेगा। ये भी 100 लिखा दिया मैंने। ये ध्यान है ना, कार्बन से जुड़े हुए ना सर। यहाँ पर क्या होगा, अगर इसका बनाओगे तो ये OH इधर आ जाएगा, ये H इधर आ जाएगा, ये H इधर आ जाएगा और ये OH इधर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो होता है क्या, ये भी टार्टरिक अम्ल, ये भी टार्टरिक अम्ल, इसके अंदर भी मैं टार्टरिक अम्ल के बताऊंगा। देखो थ्रियो रूप क्या होता है, सबसे पहले देखना थ्रियो रूप और एरिथ्रो रूप के लिए कम से कम 2 किरियल कार्बन उपस्थित होने चाहिए। कम से कम 2 किरियल कार्बन उपस्थित होने चाहिए, 2 किरियल कार्बन। अब बात आती है कि किरियल कार्बन क्या होते हैं। तो किरियल कार्बन को आप ऐसे समझो कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु द्वारा पूरी हो। किरियल कार्बन उसे कहते हैं जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु द्वारा पूरी हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं अगर इस कार्बन की बात करूं, पहले वाले कार्बन की बात करूं, इसके अंदर इसकी संयोजकता किस किस की पूरी द्वारा हो रही है, तो इसको एक बार के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये O डबल बॉन्ड O, ये O और ये H। इसी तरह है ना COH को आप ऐसे लिखते हो। तो देखो यहाँ पर कार्बन की एक संयोजकता तो इतनी बड़े परमाणु द्वारा पूरी हो रही है, इतने बड़े यौगिक द्वारा पूरी हो रही है। एक इसकी हो रही है ऑक्सीजन के द्वारा, दूसरी ऑक्सीजन के द्वारा हो रही है। 4 संयोजकता होती पूरी, देखो 1 2 और 2 2 4 संयोजकताएं हो रही है। लेकिन देखो यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, दोनों परमाणु समान है। दोनों परमाणु जब समान है तो इसकी संयोजकता क्या हो रही है, सेम परमाणु द्वारा पूरी हो रही है। 2 सेम परमाणु द्वारा पूरी हो रही है, तो आप इसे किरियल कार्बन नहीं कहोगे। देखो कोई भी जैसे एक कार्बन है, अगर इसकी संयोजकता S है, इसकी संयोजकता B से, इसकी संयोजकता C से और इसकी संयोजकता D से हो रही है, चारों परमाणु अलग अलग होंगे, तो आप इसे क्या कहोगे, किरियल कार्बन कहोगे, बाकी आप इसे किरियल कार्बन नहीं कहोगे, है ना। आप जैसे यहाँ पे ले लो CH3, यहाँ पे ले लो Cl, यहाँ पे ले लो आप Br और यहाँ पे ले लो I। देखो अब इसकी चारों संयोजकता भिन्न भिन्न परमाणु द्वारा मेथिल, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से पूरी हो रही है, तो ये आपके क्या किरियल कार्बन है ना। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर 2 ऑक्सीजन द्वारा पूरी हो रही है, तो ये किरियल नहीं है ना। अब इसको वापिस एजीटी जैसे लिख रहा हूं। लेकिन आप इसको देखो, इसमें कार्बन की एक संयोजकता हाइड्रोजन से हो रही है, दूसरी OH मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल से हो रही है, तीसरी OH से हो रही है और चौथी देखो इतने बड़े परमाणु मतलब यौगिक द्वारा हो रही है। तो इसकी चारों संयोजकता भिन्न भिन्न परमाणु द्वारा पूरी हो रही है, तो ये क्या आपके किरियल कार्बन परमाणु है। इसमें भी देखो एक OH के द्वारा, दूसरी हाइड्रोजन के द्वारा, तीसरी कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा और चौथी इतने बड़े परमाणु यौगिक द्वारा हो रही है, तो ये भी आपकी किरियल कार्बन है। सेम इसके अंदर भी ये भी किरियल कार्बन है, ये भी किरियल कार्बन है। तो शर्त क्या थ्रियो और एरिथ्रो की कि कम से कम 2 किरियल कार्बन परमाणु उपस्थित होने चाहिए, कम से कम 2 किरियल कार्बन परमाणु उपस्थित होने चाहिए, है ना। अब देखो थ्रियो की बात, देखो थ्रियो की बात ध्यान रखना कि 2 किरियल कार्बन परमाणु उपस्थित है और उनमें कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा होना चाहिए, कोई भी क्रियात्मक समूह। देखो यहाँ पर OH जुड़ा है, OH जुड़ा हुआ है। अगर ये दोनों क्रियात्मक समूह विपरीत जुड़े, दोनों विपरीत दिशा में जुड़े, देखो एक इस दिशा में, एक इस दिशा में, है ना। एक अगर बाह्य जुड़ा था दूसरा दाएं में जुड़ा, एक अगर बाह्य जुड़ा था दूसरा दाएं में जुड़ा हुआ है। इस तरह से अगर दोनों किरियल कार्बन के विपरीत जुड़ा हो तो इसे हम एरिथ्रो रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रो रूप कहते हैं। जब दोनों क्रियात्मक समूह एक दूसरे के विपरीत हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? थ्रियो रूप कहते हैं। ये टार्टरिक अम्ल है ना, ये भी टार्टरिक अम्ल ही है। और एरिथ्रो में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है कि दोनों क्रियात्मक समूह एक ही दिशा में हो। जैसे देखो इसका आप दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे तो भी ऐसे ही बनेगा, देखना। देखो थ्रियो के अंदर क्या हो रहा है, सब टार्टरिक अम्ल, सब क्या है? टार्टरिक अम्ल है ना।
थ्रियो के अंदर देखो दोनों क्रियात्मक समूह OH एक ही दिशा में, OH एक ही दिशा में, या तो दायामी या बायामी है ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको थ्रियो रूप कहते हैं। जब दोनों किरेल कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये भी किरेल कार्बन है ना, किरेल कार्बन किरेल कार्बन किरेल कार्बन किरेल कार्बन, जब दोनों किरेल कार्बन से जुड़े हुए क्रियात्मक समूह एक ही दिशा में होते हैं तो इसे एरिथ्रो रूप कहते हैं, और जब भिन्न भिन्न दिशा में जुड़ा हुआ विपरीत होते इसे थ्रियो रूप कहते हैं। तो पहला पॉइंट आपको ये लिखना है दोनों में, और दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, मैं बता देता हूं, जब किरेल कार्बन से जुड़े, किरेल कार्बन से जुड़े दोनों क्रियात्मक समूह बोलो, प्रतिस्थापी बोलो, दोनों समूह, दोनों समान समूह, दोनों समान समूह परस्पर विपरीत हो, परस्पर विपरीत हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे थ्रियो रूप कहते हैं। तो उसे थ्रियो रूप कहते हैं, आगे तो लिखो, तो उसे थ्रियो रूप कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर आप क्या लिखोगे, जब दोनों समान समूह एक ही दिशा में हो, जब दोनों समान समूह एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, तो इसे आप क्या कहोगे, आप इसे कहोगे एरिथ्रो रूप, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लो। फिर देखो ये हमारे सेक्शन के अंदर, सेक्शन बी के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन थे, 4 को हमने कर लिए, 2-2 नंबर के, तो 8 नंबर ये और कंप्लीट हो गए।